बच्चों, मेरा नाम है सीए गौतम जैन और जैसा आपने कहा था कि सर इन्वेंट्री के जरा हटके सवाल जो मॉड्यूल में दे रखे हैं उनके आप एक एक करके सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों, मैंने यही सोचा कि मैं फटाफट क्या करता हूं, दो चार क्वेश्चन जो इन्वेंट्री चैप्टर के हैं जो मुझे लगता है कि कुछ अलग तरीके के होते हैं, मैं उनको है ना एक एक करके आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूं। तो अभी मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूं वो इन्वेंट्री चैप्टर ओरिएंटेड ही रहने वाला है। उसमें जो जरा हटके क्वेश्चंस है विच मे बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, क्योंकि वो आईसीएआई मॉड्यूल में ही अवेलेबल है। उसमें सबसे पहले मैंने इलस्ट्रेशन 9 को चूज करा है जिसमें मेजॉरिटी बच्चों को डाउट आ रहा था। इसके अंदर अगर बात करूं तो तीन तरीके कॉन्सेप्ट पे काम करा जाएगा। स्टॉक टेकिंग जो इन्वेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसी के साथ कंसाइनमेंट एंड सेल्स ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे भी काम करा जाएगा। तो सोगा बेसिस के कॉन्सेप्ट को भी यहां पे लिया जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग है ना इलस्ट्रेशन 9 पे चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आराम से इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो, सारा बच्चा ध्यान से देखेगा। सबसे पहले क्या बोला गया साहब, कहा गया कि यार ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। एक ट्रेडर है, हर साल 31 मार्च को अकाउंट बनाता है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल। ओहो, कहा गया साहब कि एक ट्रेडर है, हर समय हर बार 31 मार्च को हिसाब किताब करता था, पर इस बार क्या हुआ, वो 31 मार्च को हिसाब किताब नहीं कर पाया किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से। इसीलिए उसने साहब हिसाब किताब कब करा, 31 मार्च के बाद जब उसको समय मिला, और समय मिला उसको 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल जो उसको समय मिला, यहां पे उसने हिसाब किताब करा, यहां पे जाके उसने है ना स्टॉक की कैलकुलेशन लगाई। ठीक है साहब, ठीक है। अब बच्चों क्या कैलकुलेशन लगाएंगे स्टॉक की, देखेंगे यहां पे। कहा गया 15 अप्रैल ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू ₹50,000। मतलब 15 अप्रैल को उसने जाके कैलकुलेशन करी, देखा कि कितने गुड्स, कितना सामान दुकान में अवेलेबल है। उसको पता चलता है कि उसकी दुकान में अवेलेबल जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ स्टॉक अवेलेबल ₹50,000। 50,000 का स्टॉक वहां पे अवेलेबल है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा बच्चा बच्चा जानता है कि ये 15 अप्रैल का स्टॉक है। हमको साहब जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, सारा डेटा देना है, वो 31 मार्च का देना है। मतलब अगर स्टॉक की वैल्यू 50,000 है 15 अप्रैल को, तो इसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को हमको रिवर्स कर देना है, और रिवर्स करने के बाद हमको 15 अप्रैल से अपने 31 मार्च की पोजीशन में डेटा को लेकर आना है। दैट इज आवर सोल मोटो, यही हमको काम करना है। पक्की बात है साहब, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पे कर रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। ठीक है, अब इधर देखिए कि हम लोग क्वेश्चन को शुरू कैसे करेंगे। सारा बच्चा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने यही लिख दिया कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक। कॉस्ट ऑफ स्टॉक कौन सी डेट को सर, 15 अप्रैल को हमारे पास क्या थी, 15 अप्रैल को बोला गया कि हमारी दुकान में, हमारे गोडाउन में सामान रखा है 50,000 रुपए का। ये पहला सत्य है, ये हमारे पास सामान है। हमको कहां पहुंचना है, हमको पहुंचना है 31 मार्च को। मतलब हमको जो भी ट्रांजेक्शन इस पीरियड के बीच में हुए हैं उनको रिवर्स कर देना है, क्योंकि उल्टा करके हम यहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बच्चों इधर देखिएगा ध्यान से, इधर ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक करके पॉइंट को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बोला गया कि फॉलोइंग दी वर दी एस्टैब्लिश बिटवीन दी 31 मार्च 15 अप्रैल। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ जानकारी है जो हमको देके रखी है 31 मार्च से 15 अप्रैल तक की। ठीक है, इस जानकारी में पहला पॉइंट क्या देके रखा है बेटा, कहा कि सेल हुई थी 41,000 की। ओहो, इंक्लूडिंग दी कैश सेल, 10,000 की कैश सेल थी साहब। ठीक है, कैश सेल भी है तो कोई बात नहीं, सेल का ही एक हिस्सा है। और फिर देखिए सेल के साथ यहां पे सेल रिटर्न भी लिखा हुआ है। कहा कि सेल रिटर्न भी हो गया था 1,000 का इसी पीरियड के बीच में। कहने का मतलब आफ्टर 31 मार्च आपने 41,000 का सामान बेच दिया, 1,000 का सामान आपके पास वापस भी आ गया, नेट आपने 40,000 का सामान यहां पे बेच दिया। अब बच्चों जब भी आप लोग सेल को देखते हो, आपको पता होता है सेल में क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हमेशा, और इक्वल टू सेल। तो इसके अंदर हमेशा एक प्रॉफिट का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है सेल में। और हमको पता है हम स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं ओवर द कॉस्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेल में से उस प्रॉफिट के एलिमेंट को हटाना पड़ेगा एंड देन कॉस्ट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और उस कॉस्ट की वैल्यू पे हमको काम करना पड़ता है। चलिए आ जाइए, इधर देखते हैं ध्यान से। यहां नीचे लिखा हुआ है गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। 20% प्रॉफिट पे सामान को बेचा जाता था। चलो आ जाओ, क्या बोलना चाहता हूं इधर समझाता हूं। ठीक है, इधर देखिए आप, ये मान लीजिए, साइड में दिखा देता हूं, ये मान लीजिए 31 मार्च था, ये मान लीजिए 15 अप्रैल है। आपने मान लीजिए यहां पे कुछ सामान की सेल कर दी। सेल करने की वजह से क्या हुआ, आपके पास से स्टॉक चला गया, आपके पास से सामान चला गया। कितने का सामान चला गया, 41,000।
उसमें से आपके पास 1000 का सामान वापस आ गया, तो नेट आपने सेल कितनी करी? 40,000 के सामान की आपने सेल कर दी। तो 40,000 का स्टॉक आपके पास से कम हो गया होगा, और ये स्टॉक जो है सेल प्राइस पर है, तो भैया इसमें से मैंने 20% का प्रॉफिट हटा देना है। 20% का प्रॉफिट कितना होता है साहब? तो 40,000 का 20% 8,000 हो गया, तो 8,000 का प्रॉफिट हटा दिया, मतलब हमारी दुकान से 32,000 का स्टॉक कम हो गया था 31 मार्च से 15 अप्रैल के पीरियड के बीच में। तो इस पीरियड में जब 32,000 का स्टॉक कम हो गया साहब, तो ये माइनस हो गया था हमारे पास से, सेल हो गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च की पोजीशन पे आना। 31 मार्च के दिन वो सामान दुकान में था कि नहीं था? बिल्कुल था सर। तो 31 मार्च के लिए लेके आने के लिए उसको हम रिवर्स कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि वो सामान पहले से अवेलेबल था दुकान में। ठीक है बेटा, डन। तो चलिए आ जाइए साहब, इधर देखेंगे सारे के सारे बच्चे, मैं मान के चल रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, इधर देखेंगे हमने यहां पे लिखा ऐड, ऐड करके क्या लिखा? हमने लिखा सेल कितनी हुई, पता चला सेल हुई है 41,000। पता चला सेल रिटर्न मतलब सामान कितना वापस आ गया इसमें से, तो सेल रिटर्न हुआ है हमारा 1,000। नेट सेल कितनी हो गई हमारी? नेट सेल हुई हमारी 40,000। अब ये जो सेल है मुझे बताओ, ये सेल प्राइस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे होगी? डेफिनेटली सर सेल है, सेल प्राइस पे होगा। इसमें से प्रॉफिट के एलिमेंट को हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट साहब 20% का है, तो 20% आपने निकाला, 20%। 20% हो गया आपका 8,000। 8,000 का आपने ये हटा दिया। मान लीजिए साहब कितने का अमाउंट आपने सेल करा था? 32,000। तो 32,000 आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, इतनी कॉस्ट का सामान आपने बेच दिया था 32,000 का। 32,000 का सामान आपकी दुकान से चला गया था आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च का हिसाब किताब कर रहे हैं, उस दिन ही अवेलेबल था, इसलिए 32,000 के सामान को आप यहां पे जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। चलिए आ जाइए सेकंड एडजस्टमेंट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अगला अगला बोला गया परचेज हुई है। परचेज कितनी की हुई दोस्तों? 5034 की परचेज हुई है, इंक्लूडिंग कैश परचेज। उसके अंदर कैश परचेज सिर्फ डराने धमकाने के लिए दे रखा है, उसका कोई रूल नहीं है यहाँ पे। तो परचेज कहा बाबा की 5,034 रुपए की परचेज हुई है। अब दोस्तों इधर देखना, परचेज 5,034 की अगर हुई है, अगेन मेरा सवाल यही, ऊपर टाइमलाइन पे बताता हूं। इस पीरियड में आपने 31 मार्च के बाद यहाँ पे परचेज करी, परचेज करी, दुकान में सामान क्या हो गया? आ गया। तो आपने जो 15 तारीख को कैलकुलेशन करी होगी उसमें सामान आ गया होगा, बढ़ गया होगा सामान। पर 31 मार्च को वो सामान दुकान में था क्या? नहीं था। तो 31 मार्च का जो सामान है, स्टॉक की पोजीशन है, उसमें वो परचेज इंक्लूड नहीं होगा, उस परचेज को वहां से हटाया जाएगा दोस्तों। तो 31 मार्च की पोजीशन में से अपन ने उसको हटा देना होगा। तो क्योंकि वो स्टॉक हमारे पास बढ़ गया है इस पीरियड में, इसमें से, तो उसमें पुरानी पोजीशन में लेके आने के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा, तो हम उसको माइनस कर देंगे परचेज को। तो इधर देख लीजिए फटाक से, परचेज को अपन जल्दी से माइनस कर देते हैं सीधा सीधा। ये हमने अगला लिखा कि परचेज हटेगी, लेस परचेज। अच्छा, परचेज कितने करता? 5034 था क्या? कहां गया भाई? 5034 है ना? क्वेश्चन आप खोल लीजिएगा अपने पास, ठीक है। 5034 का परचेज ये हो गया 5034। इतना परचेज अपन ने हटा दिया, ये अपने पास से हो गया। सेल्स रिटर्न, सेल को अपन ने एडजस्ट कर लिया, परचेज को अपन ने एडजस्ट कर लिया, दोनों भारी एडजस्टमेंट अपने हो गए। अब आते हैं अगले एडजस्टमेंट पे, खूनी एडजस्टमेंट, जिसके लिए सवाल उठाया अपन ने, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस या सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब ये सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस का एडजस्टमेंट क्या होता है, एक ये देखना है हमको, और एक एडजस्टमेंट हमको देखना है ये कंसाइनमेंट वाला, एक ये एडजस्टमेंट देखना है हमको। ये दोनों एडजस्टमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन में डाउट मुझे पता है आपका इन्हीं पॉइंट में बन रहा है। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात कर लेता हूं सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस की। देखिए साहब क्या लिखा गया, कहा ऑन 15 मार्च मतलब 15 मार्च को गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ ₹10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ओहो, सबसे पहले मेरे बच्चे सेल और रिटर्न बेसिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इधर आ जाइए, देखिए यहां ध्यान से, सेल और रिटर्न बेसिस होता क्या? सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब कहा गया दोस्तों कि यहां पे सेलर जो होता है वो बायर को एक ऑप्शन देता है कि भैया अगर आपको सामान अच्छा लगे तो आप सामान रख लीजिएगा, अगर सामान अच्छा ना लगे तो आप सामान वापस कर दीजिएगा। तो सामने वाले बायर के पास दोनों ऑप्शन होते थे, या तो वो सामान को एक्सेप्ट कर सकता था या फिर वो सामान को रिटर्न कर सकता था। तो बच्चों इसको कहा गया कि ये एक्चुअल सेल नहीं है, आपने सामान बेचा नहीं है, आपने सामान भेजा है कि अच्छा लगे तो रख लेना, बुरा लगे तो वापस कर देना। दैट इज कॉल्ड सेल और रिटर्न बेसिस। तो इधर देखिए, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये हमारा करेंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, 31 मार्च हमारा पीरियड की एंड डेट हो गई है। इसके बाद ये आ गया हमारा नेक्स्ट ईयर, जहां हम बात कर रहे हैं 15 अप्रैल तक का। बोला गया कि पिछले ही पीरियड में, हमारे पीरियड में यहां कहीं 15 मार्च को
हमने एक कस्टमर को कुछ सामान दिया 10,000 रुपए का, और 10,000 रुपए का सामान सेल नहीं करा, एक्चुअल सेल नहीं करा, ये सामान था सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब हमने उसको सामान दिया और कहा कि ये सामान रख लो, अच्छा लगे तो आपका सामान, बुरा लगे तो वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं जाने वाले नहीं। अब मेरे बच्चों, अगर ये सामान मैंने उसको दिया तो ये क्या एक्चुअल सेल है क्या? नहीं सर, ये एक आपकी 15 मार्च को अज्यूम सेल है। आप मान रहे हो कि ये सेल हुई है, हकीकत में सेल कब होगी? जब सामने वाला अपना एक्सेप्टेंस देगा, रिजेक्शन देगा, तब जाके ये सेल मानी जाएगी। ठीक है, हमने उसको समय कितने पीरियड का दिया बच्चे? हमने उसको समय दिया, मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं, हमने उसको समय दिया, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक, 4 हफ्तों का समय दिया हमने। 4 हफ्ते कहां हो गए? 15 मार्च से अगर मैं जोड़ू 4 हफ्ते मतलब 28 दिन, तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि साहब यहां कहीं तक का 13 तारीख तक का समय मिला होगा उसको, 13 अप्रैल तक का, 28-30 दिन के आसपास। अरे हाँ की ना? डन साहब, चलिए 12-13 अप्रैल तक का समय मिला होगा उसको। इसके बाद बोला गया ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। ठीक है, ये बात बाद में करता हूं, ठीक है, पहले मैं यहां पे इतनी बात करता हूं। ठीक है, हमने इतने पीरियड तक का समय दिया। अब बच्चे, आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले समझिए कि 31 मार्च को इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। बिफोर 31 मार्च हमने गुड्स को भेजा, ना कि बेचा, और सामने वाले को 4 हफ्ते का समय दिया, कहा कि अच्छा लगे तो रख लेना, बुरा लगे तो वापस कर देना। 31 मार्च को क्या वो हकीकत में सेल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। कल भी उस गुड्स के मालिक हम थे, आज भी उस गुड्स के मालिक हम हैं, उसकी ओनरशिप हमारी ही है। तो 31 मार्च को वो सामान जो है वो हमारा सामान है। क्योंकि हमारा सामान है तो हमको, है ना, अकाउंटिंग बोलता है, आपके कोर्स से चैप्टर हट गया है पर आपको बता दूं, हमको अकाउंटिंग बोलता है कि 31 मार्च को जब आप हिसाब किताब कर रहे हो तो जिस भी सामान के आप मालिक हो वो सारा सामान आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए, वो सारा स्टॉक आपका स्टॉक माना जाएगा। तो एज ऑन 31 मार्च उस सामान के मालिक हम ही हैं। अगर हम यहां पे एक सेल की एंट्री पास करते, मान लो हमने सामान बेचा है कस्टमर, और कस्टमर का नाम था राज, तो हमने लिखा राज अकाउंट डेबिट टू सेल, कि हमने उसको सामान भेजा अप्रूवल बेसिस पे। अब साहब आपको 31 मार्च को क्या करना होता है? 31 मार्च को कहा गया कि आपको उस सामान को रिटर्न कर लेना होता है। अगर उस सामान को सामने वाले ने वापस नहीं करा तो आप ये मान लोगे कि वो सामान के मालिक आप ही हो। तो यहां पे आप इसकी एक रिवर्सल एंट्री पास कर देते हो कि हाँ भैया वो सामान अभी सेल हुआ नहीं है, वो सामान अभी सेल हुआ नहीं है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस लिखते हैं यहां पे भैया, वो सामान अभी सेल हुआ नहीं है, ये आपको बताना पड़ता है। तो आप जो यहां पे अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, उस क्लोजिंग स्टॉक में बच्चे वो जो अप्रूवल बेसिस पे आपने सामान दिया है उसको भी नीचे ऐड कर लेते हो कि हाँ ये सामान हमने अप्रूवल के लिए दिया हुआ था। ये 31 मार्च का रूल कहता है कि 31 मार्च को अगर सामान बिका नहीं है, क्लियर हुआ नहीं है, तो उसको आप एड बैक कर लोगे। क्या बात क्लियर है? अब बच्चे हुआ क्या क्वेश्चन में? चलो आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। उसने 40% गुड्स 10 अप्रैल को कर दिए और बाकी को उसने 16 अप्रैल को बाकी को अप्रूव कर दिया। तो 40% वापस कर दिया। 16 अप्रैल को वापस उसने बाकी के सारे एक्सेप्ट कर लिए। बेसिकली 16 अप्रैल हमारी डेट काम की है नहीं, हमने समय कितना दिया था उसको? 12-13 अप्रैल तक का, 12 या 13 अप्रैल तक का। तो 12-13 अप्रैल तक अगर उसने अपनी हामी नहीं भरी या रिजेक्ट नहीं करे गुड्स, तो मान लिया जाता है गुड्स बिक गए। ठीक है साहब, ठीक है। तो 12-13 अप्रैल को ही उसका हो गया होगा कि हाँ बाकी गुड्स उसने अप्रूव कर दिया। अब इधर देखिएगा हुआ क्या है। 10,000 का सामान गया था सेल प्राइस पे। सामने वाले ने क्या करा बेटा? सामने वाले ने 10 अप्रैल को 40% गुड, मतलब 4,000 का सामान क्या कर दिया बेटा? वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, और 16 अप्रैल उसने बोल के रखा है, हमको पता है 16 अप्रैल फालतू डेट है। हकीकत में अगर आपने जवाब नहीं दिया लास्ट डेट तक, मतलब 13 अप्रैल 12 अप्रैल जो भी डेट आ रही है कैलकुलेशन के बाद, उस डेट तक का अगर आपने जवाब नहीं दिया तो उन गुड्स को सेल मान लिया जाता है। तो इसको एक्चुअल सेल मान लिया गया होगा, एक्चुअल सेल मान लिया गया होगा इस डेट पे। कितना रुपए का बच्चे? 6,000 का। मतलब 6,000 का सामान हकीकत में बिक चुका है। ये दोनों चीजें बन के आ गई। अब बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं हमको हिसाब किताब कब का करना है? हमको अगले साल का हिसाब किताब करना है कि 31 मार्च का? ये जो भी हो रहा है क्या है 31 मार्च के बाद हो रहा है? डेफिनेटली हमको 31 मार्च की पोजीशन देखनी है। 31 मार्च पे क्या होना चाहिए था? 31 मार्च पे क्योंकि कोई जवाब नहीं आया था तो ये पूरा सामान आपका पास एडबैक होना चाहिए था, पूरा सामान आपका ही सामान माना जाना चाहिए था, पूरा सामान आपकी इन्वेंट्री में काउंट होना चाहिए था। तो साहब ये जो 4,000 का सामान है जो वापस आ चुका है बच्चे, ये सामान तो हमने 50,000 में ऐड कर लिया होगा। इसको तो हमने 50,000 में ऐड कर लिया होगा। 50,000 कहने का मतलब ये ऊपर लिखा हुआ सामान, ये सामान 15 अप्रैल का है। 15 अप्रैल के सामान में जो भी सामान रिटर्न आया है,
जो सामान रिटर्न आ गया है वो इसमें ऐड हो गया होगा अपने आप ही। बिल्कुल सर, सही बात है, वो सामान इसमें ऐड हो चुका होगा। तो कहा गया कि ये जो 4000 का सामान है ये ऑलरेडी आपके पास वापस आ चुका है, इसको आप उसमें रिटर्न बैक कर लिया होगा, आपने 50,000 में काउंट कर लिया होगा, ठीक है। और क्या हम 31 मार्च को भी यही करते? 31 मार्च को भी हम ये करते कि सामान बिका नहीं हमारा, हम उसको एड बैक कर लेते। तो इसको तो हमको कुछ रिवर्स करने की जरूरत है नहीं। 31 मार्च का 15 अप्रैल का दोनों ट्रीटमेंट एकदम सेम टू सेम है, कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है। बाकी बचा 6000 का जो सामान है ये हमारे पास से गया, मतलब सेल माना गया, और सेल माना गया इस पीरियड के दौरान 12, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल को उसको सेल मान लिया गया। तो ये सामान हमारे पास से माइनस हुआ। तो ये जो सेल है बच्चे नेक्स्ट ईयर की सेल है, 31 मार्च तक की सेल नहीं मानी जाएगी। 31 मार्च तक को हम लोग उस सामान को हमारा ही सामान मानेंगे। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, सेल को भी हम रिवर्स कर देंगे। सेल का मतलब हमारे पास से सामान बिक गया। अच्छा, ये जो 6000 रुपए ये सेल प्राइस है, इसमें साहब 20% का क्या होगा, प्रॉफिट। तो 20% का प्रॉफिट मतलब 6000 का मैं कितना मान लू, 1200 रुपया। तो 1200 रुपया हटाऊंगा तो 4800 का सामान जो आपने बोला कि बिक गया है कॉस्ट का सामान, वो सामान अगले साल में बिका है 31 मार्च को, तो वो सामान हमारा ही हिस्सा था, तो हम उसको भी एड बैक कर लेंगे दोस्तों। तो इसका ट्रीटमेंट करा जाएगा। यहां बच्चे बड़े परेशान हैं, इस बात को हम यहां पे ऐड कर लेंगे कि ये ऐड हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स sold on अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस पे जो सामान बिका, 10,000 में से 40% तो हमारा ऑलरेडी ही इंक्लूड हो चुका है कॉस्ट में, क्योंकि वो रिटर्न आ ही चुका है हमारे पास, उसको हमने वापस जोड़ लिया अपने पास। 31 मार्च को भी हम उसको जोड़ते हैं अपने पास। बाकी बचा हुआ जो 60% है, मतलब आपका जो 6000 रुपए का सामान है, इसमें से आप प्रॉफिट हटा दीजिए 1200 रुपए का, तो ये जो 4800 का सामान है इसको भी आप अपने पास वापस से जोड़ लेंगे। तो 4800 के सामान को भी यहां ऐड बैक कर लिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बहुत खतरनाक एक्सप्लेनेशन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं। कहा गया दी ट्रेडर हैड आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 इन मार्च। हमारे ट्रेडर के पास कुछ गुड्स और आए थे। कब आए थे साहब? मार्च में ही आए थे। फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ओहो, सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। चलिए सर, कंसाइनमेंट बेसिस को भी इधर देख लीजिए एक बार, ये क्या होता है। कहा गया कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब क्या है? कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब यह है बच्चे कि मान लीजिए एक व्यापारी है इंदौर का, हमारी दुकान है मान लीजिए भोपाल में। अब जो हमारी भोपाल में दुकान है तो हम लोग भोपाल से सामान बेचते हैं, हम अपना सामान बेचते थे। इंदौर वाले व्यापारी को लगा कि वो भी अपना सामान बेचना चाहता है भोपाल में, तो उसने क्या करा, हमें कुछ गुड्स भेज दिए। ये देखो, ये गाड़ी में कुछ गुड्स लोड करे और भेज दिए साहब, ठीक है। अब ये सामान हमारी दुकान में आ गया, उसने कहा कि ये सामान बेच दीजिएगा और सामान बेचने के बाद कमीशन रख लीजिएगा और बाकी पैसा मुझे भेज दीजिएगा। तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है साहब, हम आपका सामान बेच देंगे और आपका हम अपना हिस्से का कमीशन काट के आपको पैसा भेज देंगे। इसको बोलते हैं सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि हमने आपको एक कंसाइनमेंट सेंड कर दिया, हमने आपको एक असाइनमेंट सेंड कर दिया, आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा सामान बिकवा दीजिए। अगर सामान बिकवा देते हैं तो बहुत बेहतर, कमीशन रख लीजिएगा। अगर सामान बिकवा नहीं पाए तो हमारा सामान वापस कर दीजिएगा, बात खत्म। तो सर, भोपाल वाले व्यापारी के पास जब ये सामान आया तो बेच रहा था सामान को। अब मेरा सवाल सिंपल सा, अगर वो सामान जो वो बेच रहा है, क्या वो भोपाल वाले व्यापारी का सामान है भी कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। वो सामान किसका है? इंदौर वाले व्यापारी का ही है। उसने सिर्फ और सिर्फ एक असाइनमेंट बेसिस पे भेजा है कि इसको सेल कर दीजिए, मतलब उसका मालिकाना अधिकार आज तक हमारे पास नहीं है। ऐसा कितना सामान हमारे पास आया? ऐसा आया हमारे पास 8000 रुपए का सामान। इधर आ जाइए, देख लेते हैं। 8000 मार्च, ठीक है। 20% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय 31 मार्च। 20% सामान 31 मार्च तक ही बिक चुका था साहब, मतलब वो पहले एडजस्ट हो चुका है साहब। इसका 20% सामान पहले ही सेल हो चुका, तो ऑलरेडी सेल, हम उसका सामान बेच चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी सेल 20%, मतलब हम इसमें से 1600 का सामान पहले ही सेल कर चुके हैं, ऑलरेडी सेल। अच्छा, 1600 का सामान बेचा, हमारी सेल है क्या? नहीं, हमारी सेल नहीं। हमें हमको क्या मिलेगा इसमें? सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। ये सेल तो हकीकत में इंदौर वाले व्यापारी की थी, ठीक है, डन। इसके बाद अनादर 50% बाय 15 अप्रैल, और 50% सामान बेच दिया गया। 50% सामान कब बेच दिया गया बच्चे? अप्रैल में बेच दिया गया। अब मेरे बच्चे मुझे बताइए, क्या 15 अप्रैल को हमने 15 अप्रैल तक हम लोगों ने
और 50% सामान सेल कर दिया। 50% सेल मतलब हमने सेल कर दिया 4000 का सामान। मुझे बताइए क्या ये सामान बिक गया है? हाँ। क्या ये सामान कम हो गया है? हाँ। पर क्या ये सामान कभी भी मैंने खरीदा था क्या? नहीं खरीदा था। ये मुझे सिर्फ एक असाइनमेंट मिला था कि इंदौर वाले व्यापारी का सामान बिकवा दीजिए। तो ना मैं कल इसका मालिक था, ना मैं आज इसका मालिक हूं। मैंने जो ये सामान बेचा है इसका कमीशन मुझे भेजना है, तो ये मेरा सेल है ही नहीं। और मैं अपनी इन्वेंट्री का हिसाब किताब बना रहा हूं कि 31 मार्च को मेरी दुकान की इन्वेंट्री कितनी है, तो ये मेरी दुकान की इन्वेंट्री है ही नहीं, ये इंदौर वाले व्यापारी की इन्वेंट्री है। तो इसका हिसाब किताब वो जाने, मुझे क्या इंटरेस्ट है? मुझे तो सिर्फ इसमें से क्या मिलना है? कमीशन मिलना है। तो मैं ना इस सेल को अपने पास प्लस करूंगा ना माइनस करूंगा, क्योंकि ये मेरा सेल है ही नहीं। ये तो सिर्फ मेरा कमीशन है, मेरी ब्रोकरेज है, मेरी मेहनत की अलग से रेम्यूनरेशन है। ये मेरी सेल नहीं है बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। तो 20% का सामान पहले ही बेच दिया था, इस पे कमीशन रख लिया होगा हमने। 50% का सामान अब बेच दिया, इस पे भी कमीशन रख लिया हमने बच्चे। अब जो सामान बच गया कितना? 20 50 हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया? रिमेनिंग हो गया साहब आपका, रिमेनिंग हो गया साहब, बैलेंस हो गया आपका कितना हो गया? 30%। 30% कितना होता है मेरे बच्चे? 30% होता है 2400। इस सामान का क्या हुआ? तो हमको ना बताया गया कि हमने सेल करा है ना हमने वापस करा है। तो बच्चे ये जो बचा हुआ सामान है, ये अगर आप टाइमली सामने वाले को वापस नहीं करोगे तो मान लिया जाएगा कि ये सामान आपने क्या कर लिया है? ये सामान भोपाल वाले व्यापारी ने खरीद लिया है, परचेज कर लिया। ये इसलिए माना जाएगा कि आपने या तो सामान बेच नहीं पाए, और बेच नहीं पाए तो आपने उस सामान को वापस भेजा भी नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए, उधर सामान वापस नहीं भेजा गया है, कहा अनादर 50% जो है वो 15 अप्रैल तक भेज दिया गया, और लिखा है सेल्स में। ये वाली जो सेल है ऊपर की सेल में इंक्लूड नहीं है, ये लाइन लिखी हुई है, मतलब बाकी के 30% का क्या हुआ कुछ नहीं बताया गया। तो अगर बैलेंस 30% की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसका मतलब हमने वो सामान वापस नहीं भेजा। और अगर सामान नहीं भेजा तो भैया वो सामान हमारे यहां पर ही रखा गया। अब अगर वो सामान हमारे यहां पर ही रखा गया, वापस नहीं कर रहे हैं, तो क्या करा है? सामान हमने खरीद लिया। ये जो खरीदी हुई है कब हुई है? ये 31 मार्च के बाद हुई है दोस्तों, क्योंकि 31 मार्च तक तो उसकी कोई घटनाक्रम थी ही नहीं। तो 31 मार्च के बाद अगर हमने इस सामान को अपने पास खरीद लिया है बेटा, तो क्या हो जाएगा? इस सामान को परचेस मान लिया जाएगा। अच्छा, परचेस कहां की मानी जाएगी? परचेस मानी जाएगी हमारी कि हमने 31 मार्च के बाद इस सामान को खरीदा। तो क्योंकि 31 मार्च के बाद सामान को खरीदा तो हमारा स्टॉक बढ़ गया। तो 31 मार्च को हमारा स्टॉक कम था, इसलिए हम इस परचेस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बस बच्चों, ये हमारा लास्ट एडजस्टमेंट हो जाएगा कि हम लेस कर देंगे कि इतना अमाउंट हमने परचेस करा फ्रॉम कंसाइनमेंट। इसको बोला जाता है अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, जो हमने वापस नहीं करा। तो ये कितना हो जाएगा? 8000 का 30%, विच इज 2400। तो इसको हम लोग मान लें कि हमने सामान खरीद लिया था इस पीरियड के बाद, तो इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो बच्चों, ये हमारा पूरा का पूरा आंसर बन के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपकी कॉपी से मैच कर जाएगा। कैलसी मेरे पास है नहीं, इतना टोटल मैं लगा नहीं रहा, ठीक है। तो साहब, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। ठीक है बेटा जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो में ग्लिच है बीच का, अरेंज कर लीजिएगा। बाकी ठीक है, मैं फटाफट और दूसरे वीडियोस बनाता हूं। चलिए, थैंक यू सो मच।